मतलब अभी तक आपने देखा है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं, नेटवर्क की कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें नेटवर्क बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, और नेटवर्क अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, वो देखने में कैसा होता है, फिजिकल टोपोलॉजी, और उस पर डेटा कैसे फ्लो करता है, लॉजिकल टोपोलॉजी। अब इसमें मॉडल्स वाली जो बात है, जैसे वैसा ही मॉडल अभी देख रहे हैं, आगे टीसीपी आईपी मॉडल देखेंगे। इसमें शुरू में क्या था जब पीसीज बनने शुरू हुए थे, है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट था वन यूजर वन कंप्यूटर। वन यूजर वन कंप्यूटर का मतलब है कि हर यूजर को उसका एक कंप्यूटर मिलेगा जिस पे वो काम करेगा। उस टाइम नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं था कि पीसी जो है वो आपस में जोड़ के नेटवर्क भी बनाया जाएगा, ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उनमें ये था कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हर यूजर को एक कंप्यूटर दे दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई जो कंप्यूटर्स हैं वो आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं। आइसोलेशन मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक यूजर अपने कंप्यूटर पे जो काम कर रहा है उसको दूसरे यूजर से कभी वास्ता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो काम जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। एक आदमी जो काम कर रहा है, उसने जो काम किया फिर उसको दूसरा यूज करेगा उसी पे, है ना, इस तरीके से। तो उनको ये समझ में आया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करनी पड़ती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हमें डेटा जो है वो शेयर कराना पड़ता है। ठीक है, तो फिर नेटवर्क की बात आई कि हम पीसीस को नेटवर्क पे आपस में जोड़ेंगे। लेकिन पहले क्या था, पहले जो आपके क्या उसको कहना चाहिए, कंप्यूटर्स थे वो प्रोप्राइटरी थे। प्रोप्राइटरी सोल्यूशन, प्रोप्राइटरी समझते हैं आप? प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था। स्टैंडर्ड ना होने का मतलब, नॉर्मली वर्क करना जैसे वर्क जो होता है एक बेसिक तरीके से होता है, एडवांस तरीके से नहीं नहीं, बेसिक एडवांस की बात नहीं है इसमें। प्रोप्राइटरी सोल्यूशन का मतलब होता है, या नॉन स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट, उसका मतलब ये होता है, जैसे पहले स्टैंडर्ड समझा देता हूँ तो नॉन स्टैंडर्ड अपने आप समझ में आएगा। जैसे कार बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, होंडा भी बना रही है, होंडाई भी बना रही है, मारुति भी बना रही है। ठीक है, अब कार में जो पार्ट्स आपके लगते हैं, ठीक है, सपोज करिए कि जैसे एक टायर है, टायर की अगर बात करें तो टायर जो स्टैंडर्डाइज्ड कॉमन है, मतलब एक कार में जो टायर लग रहा है वही सेम टायर दूसरी कार में भी लग सकता है, मतलब सेम मॉडल हो। अगर अब ये नहीं बोलेंगे कि मारुति का कार एसयूवी में लगा देंगे, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड अगर है तो टायर्स लग जाएंगे, है ना, बात समझ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें प्रोप्राइटरी होती हैं, जैसे सपोज करिए कि होंडा कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो मारुति में नहीं लगेगा। इस तरह की बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? जी कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है कि एक ऐसा पार्ट बना है जो किसी भी कार में लग जाएगा। कुछ चीजें हैं जो लग जाती हैं, मतलब वहां पे मिक्स्ड है, कुछ जो है स्टैंडर्डाइज्ड है, कुछ जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है कि प्रोप्राइटरी है। इस मॉडल का है तो ये इसी मॉडल में लगेगा, या इस कंपनी का है तो इसी कंपनी में लगेगा। तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या था, कंप्यूटर शुरू में प्रोप्राइटरी थे। प्रोप्राइटरी का मतलब जैसे अगर आईबीएम ने कंप्यूटर बनाया है, आईबीएम का कंप्यूटर, ठीक है, तो वो एचपी के साथ कंपैटिबल नहीं था। मतलब अगर आपने आईबीएम का कंप्यूटर खरीदा है तो उसमें अगर सपोज माउस लगना है तो आईबीएम का ही माउस लगेगा, उसमें एचपी का माउस नहीं लगेगा, है ना। वो बना वही रहे थे लेकिन प्रोप्राइटरी सोल्यूशन थे। प्रोप्राइटरी केबल्स, प्रोप्राइटरी मॉनिटर, सब वही प्रोप्राइटरी था। बाद में फिर ये स्टैंडर्डाइज हुआ। स्टैंडर्डाइज में जैसे भी क्या है, आप मॉनिटर किसी कंपनी का खरीद लो, मदरबोर्ड इंटेल का है, उस पर लैन कार्ड रियल टेक का लगा है, सब मिक्स्ड है ना। मतलब अभी आप मार्केट में जाके परचेज करोगे तो आप कोई साउंड कार्ड खरीदो, या जैसे आप वाईफाई मॉडेम खरीद लो, या पेन ड्राइव यूएसबी आप खरीदते हो, तो सब स्टैंडर्डाइज्ड है। पेन ड्राइव में आप ये थोड़ी पूछते हो कि इंटेल वाले मदरबोर्ड पे चलेगी, एएमडी पे चलेगी कि नहीं चलेगी, वो किसी पे भी आप लगा लो चलेगी। तो अभी क्या स्टैंडर्डाइज्ड है, पहले नहीं था। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे किसी कंपनी ने सपोज अपने यहाँ 50 आईबीएम के कंप्यूटर लगा लिए, अब उनको 50 और चाहिए बाद में, तो उनको आईबीएम ही लेना पड़ेगा, एचपी नहीं लगा पाएंगे वो। क्योंकि जब नेटवर्क आया तो नेटवर्क भी प्रोप्राइटरी हो गया। मतलब जो लैन कार्ड इसमें लग रहा था आईबीएम के कंप्यूटर्स में, वो एचपी वाले कंप्यूटर पे लगता नहीं था। जो केबल आईबीएम यूज कर रहा था वो एचपी अलग यूज कर रहा था। तो आईबीएम से आईबीएम वाला कंप्यूटर ही जुड़ सकता था, आईबीएम से आप एचपी वाला नहीं जुड़ पाते। तो अगर आपने 50 आईबीएम लगा रखे हैं तो आगे भी आपको आईबीएम ही लेना पड़ेगा। हो सकता है कि एचपी सस्ता मिल रहा हो लेकिन आप ले नहीं पाएंगे, जो एक बार ले लिया फिर वही यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर उनको समझ में आया कि हम जो है वो
जो पार्ट्स हैं या जो डिवाइसेस बन रहे हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स होने, स्टैंडर्डाइज एनवायरनमेंट होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए फिर इसकी शुरुआत हुई कि स्टैंडर्ड्स बनाएगा कौन, मतलब एक कॉमन गाइडलाइंस हो, इन गाइडलाइंस को फॉलो करके जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे या जो डिवाइसेस बनाए जाएंगे या वायर्स बनाई जाएंगी, ठीक है, वो सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ पाएंगी, तो ये जो वेंडर्स की इनकम्पैटिबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये दो जगह पे लगभग लगभग साथ साथ शुरू हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO. और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, है ना, उनका रक्षा मंत्रालय कह लो, यूएसए का। तो यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था वो जिस मॉडल पे काम कर रहा था वो टीसीपीआईपी मॉडल था, या उसको डीओडी मॉडल भी कहते हैं। और ये जो था ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ये ये आईएसओ इस पे काम कर रहा था। अब दोनों में फर्क क्या था, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसको यूएस गवर्नमेंट की फंडिंग थी, यूएस गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही थी कि भाई आप मॉडल बनाओ और इसको इम्प्लीमेंट करो। उनके पास फंडिंग भी थी, टाइमलाइन भी थी कि इतने टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना है इसको, राइट। ओएसआई मॉडल जो था ये किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नहीं था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें डिफरेंट कंट्रीज के रिसर्च स्कॉलर्स हो गए या यूनिवर्सिटीज हो गई, है ना, या डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आरएनडी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, वो सब एसोसिएटेड थे, जो सब मिल के थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो इसमें ना तो पैसा था उस तरीके से आईएसओ के पास इतना जितना वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास था, और ना यहाँ पे इतनी कोई मॉनिटरिंग और वो प्रेशर था कि इसको इतनी जल्दी या इतने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये आराम से धीरे 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 चल रहा था, होगा, बात समझ पा रहे हैं? सर ISO ही ऐसा था जो सारी चीजों को सर मतलब एक साथ मैनेज कर सकता था, कॉमनली बना सकता मतलब था, सर्टिफाइड। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गाइडलाइंस बना रही थी, सबके सजेशन लेते हैं भाई ये काम करना है कैसे किया जाए, तो वो अपने सजेशन दे रहे हैं, ये अपनी सजेशन दे रहे हैं, सर एक तरीके से सेंट्रलाइज मतलब हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन उसको कर रही है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अपना काम अलग कर रहा था, यूएस का। तो उसमें हुआ ये कि ये इतना धीरे धीरे डेवलप हुआ कि जब तक ये बना तब तक टीसीपीआईपी मॉडल मार्केट में यूज होना शुरू हो गया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि फिर इस पे काम रुक गया आगे चल के, है ना। मतलब ये जो गाइडलाइंस हैं जो एसआई मॉडल में हमें मिलती हैं, इसका ना तो कोई प्रोटोकॉल बना ना कुछ बना। तो इसको हम, इस मॉडल को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये हम सिर्फ रेफरेंस पर्पज से पढ़ते हैं। रेफरेंस का मतलब, इसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। रेफरेंस का मतलब अगर कोई नेटवर्किंग समझना चाहता है कि दो डिवाइसेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या होना चाहिए, तो ओएसआई मॉडल अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आप ये समझ सकते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल में कोई खास फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है उसमें, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स का फर्क है, यहाँ 7 लेयर्स होती हैं, वहाँ 4 ही लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी मॉडल में, बाकी कॉन्सेप्ट लगभग लगभग वही है, ठीक है। लेकिन फर्क दोनों में ये है कि ओएसआई मॉडल में सिर्फ गाइडलाइंस हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ये नहीं बताता ये, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल में गाइडलाइंस तो है ही, साथ में उनका इम्प्लीमेंटेशन भी कि ये ऐसे होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे ओएसआई मॉडल जो है ये बोलता है कि भाई नेटवर्क लेयर पे हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होना चाहिए, ओएसआई मॉडल सिर्फ इतना बता रहे कि एक एड्रेस होना चाहिए, ये नहीं बताता है कि वो एड्रेस किस साइज का होना चाहिए, वो एड्रेस कैसे लिखा जाना चाहिए, सब नहीं बताता है। जबकि टीसीपी/आईपी मॉडल में बताता है नेटवर्क लेयर पे कि नेटवर्क लेयर पे एक एड्रेस होना चाहिए जिसको हम आईपी एड्रेस कहेंगे, वो आईपी एड्रेस 32 बिट का होगा, उस 32 बिट के एड्रेस में कुछ पोर्शन नेटवर्क पोर्शन होगा, कुछ होस्ट पोर्शन होगा, मतलब पूरी डिटेल देता है। बात समझ रहे हैं? गाइडलाइन देना एक अलग बात है और उस गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करके प्रोटोकॉल बनाना एक दूसरी बात है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में प्रोटोकॉल्स हैं, वैसा ही मॉडल सिर्फ हम पढ़ने के पर्पज से यूज करते हैं, टीचिंग पर्पज से या रेफरेंस पर्पज से, नेटवर्किंग समझने के लिए। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं है नेटवर्क में, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल का, ठीक है। तो इसमें पहला ये है, व्हाट इज ओएसआई मॉडल? इट स्पेसिफाइज व्हाट शुड बी डन फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड नॉट हाउ इट शुड बी डन। ओएसआई मॉडल जो ये बताता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ये नहीं बताता है, ठीक है।
यूज्ड एज ए रेफरेंस मॉडल फॉर टीचिंग पर्पस, रेफरेंस मॉडल की तरह यूज करते हैं नेटवर्किंग पढ़ाने के लिए या पढ़ने पढ़ने के लिए। इट डिवाइड्स नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 सब प्रोसेसेस नोन एज 7 लेयर्स। आपने कोचिंग का नाम सुना है 7 लेयर, 7 लेयर, वो 7 लेयर यहीं से आया है। जो नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है ये 7 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, 7 लेयर्स। मतलब इसमें क्या है कि एक जो बड़ा प्रोसेस है जिसको हम कह रहे हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या, दो मशीन्स आपस में नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हैं। एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को छोटे छोटे सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया। मतलब एक जो सिंगल प्रोसेस था उसको डिवाइड करके 7 छोटे छोटे सब प्रोसेस बना दिए। तो ऐसा ही मॉडल क्या करता है, आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देता है, और इन सब प्रोसेसेस को हम लेयर्स कहते हैं। 7 लेयर्स, टोटल 7 लेयर होती है वैसा ही मॉडल में। अब लेयर्स की अपनी एडवांटेजेस है, वो नीचे इसमें है। लेयर्स, या देखो किसी बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड करने का क्या फायदा होगा आपके हिसाब से? कंप्यूटर छोड़ दो, मैं कंप्यूटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ा प्रोसेस है, उसको छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड करने की क्या एडवांटेज होगी? ठीक है, जैसे सपोज करो एक मकान बनना है। अब मकान बनना है कि अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है, मकान बनेगा, ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम छोटे छोटे सब प्रोसेस में डिवाइड कर दें तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी? जैसे मकान बनना है तो मकान बनने में तो बहुत सारी चीजें हैं। मकान बनेगा तो दीवारें खड़ी की जाएंगी, हाँ, छत डाली जाएगी, वायरिंग होगी, ठीक है, आपके वाटर पाइप्स डाले जाएंगे, है ना, प्लास्टर होगा, यहाँ से फ्लोरिंग होगी, बहुत सारी चीजें, वॉल पेंटिंग होगी, राइट। तो एक पूरा प्रोसेस अगर हो, सिंगल प्रोसेस, तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल होगा, और उसमें रोल्स डिवाइड करना या लोगों को काम देना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डिवाइडेड हो, तो तुम्हें पता है भाई, मतलब उसमें कई सारी चीजें, ट्रबल शूटिंग आसान हो जाएगी, ठीक है, उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपके घर में अगर लाइट नहीं चल रही, पंखा नहीं चल रहा है ना, तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम किधर से है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की है ना, नल में पानी नहीं आ रहा है तो ये प्लम्बर देखेगा। तो रोल डिवाइड हो जाते हैं ना, ये पार्ट इसका है, ये पार्ट इसका है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या उसको कहते हैं, काम सीखना आसान हो जाता है। जैसे एक प्लम्बर है, उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे होगी, नहीं, या इलेक्ट्रिशियन को ये जानने की जरूरत नहीं है कि पानी के पाइप कैसे डाले जाएंगे, नहीं, रोल सेपरेट हो जाते हैं। तो वैसे नेटवर्किंग में भी क्या है, नेटवर्किंग में जो प्रोसेस है उसको छोटी छोटी लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, जहां पे हर लेयर का अपना इंडिपेंडेंट काम है। मतलब एक लेयर जो काम करती है उसके लिए उसको ये जानने की जरूरत नहीं होती कि दूसरी लेयर कैसे काम कर रही है। समझ पा रहे हो? जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन को प्लम्बर का काम जानने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करेगा, लेकिन सारी लेयर्स काम मिलके करती हैं। जब सब मिलके काम करेंगे तभी मकान बनेगा। भाई प्लम्बर ने अपना काम नहीं किया तो मकान नहीं पूरा हो रहा है आपका, या इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम पूरा नहीं किया तो मकान पूरा नहीं हुआ। जब सब अपना अपना काम पूरा कर देंगे तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे नेटवर्क कम्युनिकेशन में हर लेयर का अपना काम है, अपना अपना वो काम करती है। जब वो सारा अपना अपना काम कर देती है तो नेटवर्क कम्युनिकेशन हो जाता है, राइट। तो ये है इसके बेनिफिट्स। ओएसआई मॉडल के, ओएसआई मॉडल हम यूज क्यों करते हैं? प्रमोट्स मल्टी वेंडर इंटर ऑपरेबिलिटी बाय स्टैंडर्डाइजिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो मैंने आपको बात बताई कि पहले अलग अलग वेंडर्स थे, एचपी, आईबीएम, इंटेल, और इनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं थी, है ना। जैसे इंटेल का अगर लैन कार्ड है सपोज, तो वो आईबीएम मशीन पे नहीं लगेगा, है ना, आईबीएम मशीन पे आईबीएम का ही लैन कार्ड लगेगा, इस तरह की बात थी। लेकिन जब ओएसआई मॉडल आया और इसने स्टैंडर्ड्स दिए, मतलब जिस पर्पज से बनाया गया था, तो एक कॉमन गाइडलाइंस हो गई कि ये गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करके डिवाइसेस बनाए जाए या प्रोटोकॉल्स बनाए जाए, राइट। तो उससे क्या हुआ, स्टैंडर्ड आ गए। तो अब एक सेम लैन कार्ड आप चाहे एचपी मशीन पे लगाओ चाहे आईबीएम पे लगाओ, कोई इशू नहीं, चलेगा, ठीक है। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क एप्लीकेशन का डेवलपमेंट और नेटवर्क डिवाइसेस का प्रोडक्शन जो है वो फास्ट हो गया। कैसे फास्ट हो गया? नेटवर्क कम्युनिकेशन में देखिए बहुत सारी चीजें। नेटवर्क कम्युनिकेशन कहां से शुरू होता है? आपने अपने सिस्टम पे ब्राउजर खोला, ब्राउजर पे लिखा google.com और एंटर मार दिया,
आपके एंटर मारने के बाद से आपकी जो रिक्वेस्ट है गूगल के सर्वर पे जानी है, तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो आपके लैन कार्ड पे जो वायर लगी हुई है उस पे वोल्टेज की फॉर्म में वो ट्रांसमिट होने लगी गूगल के सर्वर की तरफ। यही होगा ना, आपने google.com वाले के एंटर मारा और आपके लैन कार्ड से वो वोल्टेज की फॉर्म में ट्रांसमिट होने लगा। इस बीच में लेकिन बहुत कुछ हुआ नहीं, आपने उधर एंटर मारा और इधर वो वोल्टेज की फॉर्म में जाने लगा, इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई। तो थोड़ी एंटर मारते वोल्टेज बन जाएगा वो। उसमें आपका सोर्स आईपी लगेगा, डेस्टिनेशन आईपी लगेगा, सोर्स मैक एड्रेस लगेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगेगा, सोर्स पोर्ट नंबर लगेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगेगा, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत कुछ हुआ। बात समझ रहे हैं? वो एक प्रोसेस, उसी को हम कह रहे हैं, और उसी को छोटे छोटे सब प्रोसेसेस में डिवाइड करके समझते हैं कि क्या क्या होगा, राइट। तो अब इसमें क्या है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन में जैसे आपने कंपोनेंट्स में भी देखा कि हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, वो ब्राउजर भी किसी ने डेवलप किया, मतलब किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने वो बनाया ब्राउजर। और जो आप केबल्स कनेक्टर्स यूज कर रहे हैं, लैन कार्ड यूज कर रहे हैं, वो किसी नेटवर्क कंपनी ने बनाया बनाया ना, जो कनेक्टर आप यूज कर रहे हैं, केबल यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि रोल्स डिवाइडेड है, सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया है, तो जो नेटवर्क या सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने ये ब्राउजर बनाया है या जिसने ये नेटवर्क एप्लीकेशन बनाई है, उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वायर पे डेटा किस फॉर्म में जाता है। बात समझ रहे हो मेरी, कि नीचे जो लैन कार्ड लगा है वो वायरलेस लैन कार्ड लगा है कि वाईफाई लैन कार्ड लगा है, ठीक है, हम इथरनेट यूज कर रहे हैं कि हम टोकन रिंग यूज कर रहे हैं। डेवलपर को ये सब जानने की जरूरत नहीं है, उसका काम है अपना नेटवर्क एप्लीकेशन बनाना। मतलब नेटवर्क एप्लीकेशन बनाने का जो रोल है वो बाकी लेयर्स का काम अलग है, नीचे की लेयर्स में कुछ बदल भी जाए तो उधर फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म जैसे आप अगेन थोड़ा सा और इसको समझो, तो जैसे आपका पीसी है, ठीक है, पीसी भी एक मॉड्यूलर डिवाइस है। मॉड्यूलर का मतलब इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके ये बना है। जैसे हमारा पीसी जो, इस पे सपोज करो कि वो बड़ा वाला मॉनिटर लगा, सीआरटी मॉनिटर, पता है ना, बड़े मॉनिटर आते थे पहले, सीआरटी। अब सीआरटी की जगह अगर हम इसमें ये टीएफटी या एलईडी लगाना चाहते हैं, तो क्या हमें अपना पीसी बदल देना पड़ेगा? आप नहीं बदलना पड़ता। पहले भी नहीं बदलना पड़ता, क्योंकि वो कॉमन स्टैंडर्ड है। अब उसकी जगह ये लगा लो, सिर्फ ये बदलेगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही काम करेंगी। हम्म ये हमारे सिस्टम पे सपोज करो ये लगा हुआ है PS2 कीबोर्ड, इसको हटा के अगर हम यूएसबी कीबोर्ड लगाना चाहें तो क्या सब कुछ बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, बस ये बदल देंगे कीबोर्ड अपना, बाकी चीज अपना काम वैसे ही कर देंगे। मतलब किसी एक चीज में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उससे बाकी चीजों को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं री? तो वैसे ही वहां पे है कि वहां पे जो नेटवर्क एप्लीकेशन बना रहा है बंदा, ठीक है, अब वो नीचे जो पीसी है वो वायर्ड लैन कार्ड पे चल रहा है कि वायरलेस पे चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करना है, ये हार्डवेयर पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए नेटवर्क एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस नहीं, उससे सिर्फ अपना पार्ट समझना है। ऐसी जो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग है, अब उसमें जैसे अगेन हम कंप्यूटर्स की बात करें, ये कंपनी जो कीबोर्ड बनाती है उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मॉनिटर कैसे काम करता है, नहीं, उसको कीबोर्ड समझना है कि कीबोर्ड पे कितनी की रखनी है, कीबोर्ड से सिग्नल मदरबोर्ड तक कैसे जाएगा, कीबोर्ड का कनेक्टर कैसा होना चाहिए, उसको मॉनिटर से क्या मतलब, या उसको आपके सिस्टम में जो सीडी रोम लगा उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, राइट। तो वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर डिवाइस पे फोकस करेगा। तो वैसे ही नेटवर्क में जो कंपनी कनेक्टर बना रही है या जो केबल बना रही है, ठीक है, उसको इस बात से थोड़ी मतलब है कि कौन सा ब्राउजर यूज होगा, कि यूजर क्रोम यूज करेगा कि मोजिला फायरफॉक्स यूज करेगा, कि वो विंडोज पे होगा कि लाइनेक्स पे होगा, उसको क्या मतलब, वो किसी पे भी हो, केबल और कनेक्टर तो वैसा ही रहना है ना। या प्रोटोकॉल में आईपी वर्जन 4 यूज कर रहा है कि आईपी वर्जन 6 यूज कर रहे हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि रोल्स का सेपरेशन है, छोटे छोटे सब प्रोसेस है, तो हर आदमी अपने रोल पे सिर्फ फोकस करेगा, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिवाइस डेवलपमेंट या प्रोटोकॉल डेवलपमेंट वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं कि मल्टी वेंडर डिवाइस कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, नेटवर्क एप्लीकेशन और डिवाइसेस का डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, और इसमें ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती है। ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल आया उसको शूट करना है, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग जिसको कहते हैं, कि कोई दिक्कत आ रही है तो ये पता करना है कि वो दिक्कत कहां से आ रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था घर वाला भी,
घर में अगर आपका पंखा नहीं चल रहा है तो आप प्लम्बर को थोड़ी पकड़ेंगे, आपको पता है ना कि ये वायरिंग का या उसका है तो किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आना है, तो आसान है ना, क्योंकि रोल्स का सेपरेशन है। वैसे ही कंप्यूटर में सपोज करिए कि आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं और उधर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आप मॉनिटर थोड़ी चेंज कराएंगे, आपको पता है कीबोर्ड का फॉल्ट है, या माउस हिला रहे हैं पॉइंटर नहीं चल रहा है तो माउस का फॉल्ट है ना, इस तरह की चीज है। तो वैसे ही नेटवर्किंग में भी है, नेटवर्किंग में फॉल्ट फाइंडिंग में अब आगे पढ़ेंगे हम ट्रबल शूटिंग धीरे धीरे इसमें, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि भाई आपका जो पीसी है ना, उस पे जो लैन कार्ड पे आपने कनेक्टर लगाया है उस पे लाइट जल रही है, इसका मतलब पावर आ रही है ना, मतलब कनेक्टर का या लाइन का फॉल्ट नहीं है ना, मतलब कई जगह से इश्यू हो सकते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है आपकी मशीन पे प्रोटोकॉल ठीक से इंस्टॉल ना हो, या हो सकता है कि आपकी मशीन पे आपने आईपी एड्रेस ना दिया हो, तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं कि कहाँ से आ रही है दिक्कत, है ना। तो ट्रबल शूटिंग जो है वो आसान हो जाती है डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड करने की वजह से, ठीक है। सर बाकी सर धीरे धीरे आगे बढ़ी लिख लिया। बस थोड़ा सा और देख लो, लेयर्स कल पढ़ाएंगे, क्या होगा टाइम। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया, सुन लो एक बार, नहीं तो कल फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फीचर्स ऑफ ओएसआई मॉडल डिवाइड्स नेटवर्क कम्युनिकेशन इनटू 7 लेयर्स। ओएसआई मॉडल जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स से, जो सब प्रोसेसेस उनको लेयर्स कह रहे हैं, ठीक है, तो 7 लेयर्स में डिवाइड करता है। सर आपको लेयर्स तो बाद में बताएंगे। सारी कौन कौन सी होती हैं, किसका क्या फंक्शन है, वो सब पढ़ना है अभी हमें। Each layer provides its services to the layer above it and uses services provided by the layer below it। मतलब लेयर्स की एक हायरार्की है, लेवल्स है, कि ये लेयर सबसे ऊपर है, फिर ये इसके नीचे है, फिर ये इसके नीचे, फिर ये इसके नीचे। जैसे ऑफिस में एक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये रीजनल मैनेजर है, ये एरिया मैनेजर है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ऑफिस में आपका जो बॉस है आप उसके लिए काम कर रहे हो, मतलब अपनी सर्विस उसको दे रहे हो, और आपसे जो नीचे है उससे काम ले रहे हो, मतलब उसकी सर्विसेज ले रहे हो। तो ऐसा ही मॉडल में भी जो लेयर होती है वो अपने से ऊपर वाली लेयर को अपनी सर्विसेज देती है और अपने से नीचे वाली लेयर की सर्विसेज लेती है। आप समझ रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी ऊपर वाली लेयर के लिए कर रहे हैं, और जो हमारी नीचे वाली लेयर पे है प्रोटोकॉल्स या डिवाइसेस हैं, हम उनसे काम ले रहे हैं। तो हर लेयर जो है वो अपने से ऊपर वाली लेयर को अपनी सर्विसेज देती और अपने से नीचे वाली लेयर की सर्विसेज लेती है। चेंजेस इन द फंक्शनैलिटी ऑफ ए लेयर डज नॉट अफेक्ट अदर लेयर्स। किसी एक लेयर की फंक्शनैलिटी में अगर आप चेंज करेंगे तो उससे बाकी लेयर्स को फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैंने आपको पीछे में एग्जांपल समझाया था अभी, कि अगर आप सीआरटी मॉनिटर की जगह टीएफटी लगा लेंगे तो बाकी चीजें नहीं बदलनी पड़ेगी, वो सब वैसे ही काम करेगा। तो वैसे ही नेटवर्क कम्युनिकेशन में सपोज अगर हम वायर्ड लैन कार्ड यूज कर रहे थे अभी तक, ठीक है, उसकी जगह अगर हम वायरलेस लैन कार्ड यूज करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं कि हमें ब्राउजर बदलना पड़ जाएगा, है ना, कि वायर वाले नेटवर्क के लिए अलग ब्राउजर आते हैं और वायरलेस के लिए अलग ब्राउजर आते हैं, ऐसा नहीं है। आपका सिर्फ फिजिकल वो बदल जाएगा, हार्डवेयर नीचे का, लेकिन बाकी चीजें वैसे ही काम करेंगे, वही आईपी एड्रेस, वही मैक एड्रेस, सब वैसे ही काम करेगा। तो एक लेयर की फंक्शनैलिटी में अगर आप चेंज करते हैं, किसी एक प्रोसेस या किसी एक लेयर में अगर कोई चेंज करते हैं, तो उससे बाकी लेयर्स को फर्क नहीं पड़ेगा। ए लेयर ऑन द सोर्स डिवाइस कम्युनिकेट्स विद इट्स पीयर लेयर ऑन द डेस्टिनेशन डिवाइस। ये जो लेयर्स हैं ये दोनों तरफ हैं, मतलब जब कम्युनिकेशन होता है तो दो डिवाइस हैं, एक सोर्स डिवाइस, एक डेस्टिनेशन डिवाइस। सोर्स डिवाइस डेटा भेज रहा है, डेस्टिनेशन डिवाइस डेटा रिसीव कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? सर यहाँ पे लिखा हुआ है ना सर, a layer on the source device communicates with its सर peer layer। मैं आ रहा हूँ उस पर, मेरा बात अभी खत्म करूँ ये, ठीक है। तो सोर्स डिवाइस है और डेस्टिनेशन डिवाइस है। तो जैसे सोर्स डिवाइस पे नेटवर्क कम्युनिकेशन हम कह रहे हैं कि 7 प्रोसेसेस या 7 लेयर्स में बटा है, डेस्टिनेशन पे भी तो बटा है दोनों तरफ। मतलब डेटा एक्चुअली देखो चलता कैसे है, 7 लेयर्स हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है लेयर नंबर 7, 7 6 5 4 3 2 1, तो डेटा ऊपर से नीचे चलता है। जब ब्राउजर से या किसी नेटवर्क एप्लीकेशन से डेटा भेजा जाता है तो 7 नंबर की लेयर को मिला, उसने वो 6 नंबर वाली को दिया, फिर उसने 5 4 3 2 1 एक नंबर वाली लेयर पे आया, एक नंबर वाली लेयर ने उसको वायर पे ट्रांसमिट करा दिया। अभी डेटा ट्रांसमिट होके कहां पहुंचा, डेस्टिनेशन डिवाइस पे। अब वहां पे भी वो 7 लेयर्स हैं, तो इधर तो डेटा ऊपर से नीचे आया था, उधर नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब वहां पे लेयर नंबर 1 को मिला, फिर उसने 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ पा रहे होंगे? मतलब जो फ्लो है, सोर्स पे डेटा ऊपर से नीचे आया, डेस्टिनेशन पे नीचे से फिर ऊपर चला गया एप्लीकेशन की तरफ,
ऐसे चलता है। तो अब इसमें क्या है, जैसे इधर 7 नंबर की जो लेयर है, उधर भी एक 7 नंबर की लेयर है, इधर 6 नंबर की लेयर, उधर भी 6 नंबर की लेयर है। तो यहां पे जैसे हर लेयर क्या करती है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करती है। जैसे जो डेटा भेजना था, वो सपोज करो वो डेटा था एबीसी, कि जो सोर्स मशीन है वो डेस्टिनेशन मशीन को एबीसी भेजना चाह रही है, लेकिन इसके लिए इस पे एड्रेस वेड्रेस सब लगेंगे। जैसे होता है ना, आईपी एड्रेस लगेगा, मैक एड्रेस लगेगा, पोर्ट नंबर लगेगा, अलग अलग तरह के एड्रेस। तो जो 7 नंबर की लेयर थी उसने एक एड्रेस ऐड किया, फिर 6 नंबर की लेयर को दे दिया, 6 नंबर की लेयर ने एक एड्रेस ऐड किया, 5 नंबर वाली को दे दिया। तो 7 नंबर वाली लेयर जो एड्रेस ऐड कर रही है उसको कौन पढ़ेगा? उधर वाली उधर डेस्टिनेशन डिवाइस की 7 नंबर वाली लेयर। बात समझ रहे हैं? हमारी पास जो 6 नंबर वाली लेयर, उसका काम है हमारी इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना, हमारे डेटा को पढ़ना, ये उसका काम नहीं है। मतलब सोर्स डिवाइस की एक जो लेयर है 7 नंबर की, वो डेस्टिनेशन डिवाइस की 7 नंबर की लेयर से कम्युनिकेशन करती है। जो सोर्स की 6 नंबर की लेयर है वो डेस्टिनेशन की 6 नंबर वाली लेयर से कम्युनिकेशन करेगी, है ना? ये बात है इसमें। Then each layer adds information to the data provided by the layer above it, known as header. Sometimes a trailer can also be added. ये बात हम कह रहे हैं कि हर लेयर जो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करती है। जैसे एबीसी आया, एबीसी के पहले उसने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, तो जो इंफॉर्मेशन पहले ऐड करते हैं उसको कहते हैं कि वो हेडर है। मतलब सपोज ये एबीसी है, एबीसी के पहले जो इंफॉर्मेशन ऐड की दैट इज हेडर, इसके बाद में अगर कुछ ऐड किया तो वो ट्रेलर हो जाएगा। तो कुछ लेयर्स जो है वो हेडर ही ऐड करती हैं, एक आध लेयर ऐसी है जो हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी लगाती है, दोनों चीजें ऐड करती है। तो लेयर से भी पढ़ेंगे तो सब आएगा उसमें, ठीक है। डेटा प्लस हेडर ऑन ईच लेयर इज नोन एज ए पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। मतलब जो डेटा है, डेटा के आगे जब हेडर लग जाता है, हेडर इंफॉर्मेशन, तो इन दोनों को मिला के, मतलब डेटा प्लस हेडर, इनको मिला के हम कहते हैं कि एक पीडीयू है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है। बाकी फिर ये आपकी लेयर्स हैं इसमें, ये तो इनके नाम है, डिस्कस इनको कल करेंगे। फिर एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर यही होती है, देन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, और सबसे नीचे फिजिकल, जब ये लोग बैठे हैं, है ना। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर मतलब आपका हार्डवेयर आ गया यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर मतलब ब्राउजर की बात हो रही है ना। तो वहां से लेके मतलब डेटा जब आपने google.com लिख के एंटर मारा और वो वायर पे बीच में ट्रांसमिट हो गया, तो मीन वाइल बीच में डेटा इन सारी लेयर से होता हुआ जाता है। हर लेयर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके भी डेटा आगे भेजती है। तो कौन सी लेयर क्या काम कर रही है, क्या एड्रेस ऐड होते हैं, ये सब फिर हमें पढ़ना है इसमें सही मॉडल में। यही आपका बेस है, सॉलिड बेस, वो सही मॉडल। ये आपने ठीक से समझ लिया तो आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा कैसे